अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू न्यूज़ लाइफ इंडिया यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज शुरुआत कर रहे हैं दूसरी तरह की वीडियोस बनाने की। हालांकि इतना बेहतर नहीं हो सकता, शुरुआत है, सीखते सीखते अच्छा सीखना आएगा। काफ़ी टाइम से बहुत से भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि दूसरी तरह की न्यूज़ भी बताया करो, तो आज से शुरुआत कर रहा हूँ। और जो भी जैसे भी लगे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। और भी चीज़ें नई सीखनी है तो बने रहिए न्यूज़ लाइफ इंडिया यूट्यूब चैनल। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। किसान नेताओं ने बृहस्पतिवार को कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और नए कृषि कानूनों को रद्द करने का कोई विकल्प नहीं। इससे एक दिन पहले केंद्र और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई, जिसमें दो विवादास्पद मुद्दों पर गतिरोध बना रहा। बुधवार को सरकार और किसान संघों के बीच छठे दौर की वार्ता लगभग 5 घंटे चली, जिसमें बिजली दरों में वृद्धि और पराली जलाने पर दंड को लेकर किसानों की चिंताओं को हल करने के लिए कुछ सहमति बनी। गौरतलब है कि मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर एक महीने से ज़्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। वरिष्ठ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे कदम के बारे में चर्चा के लिए शुक्रवार को एक और बैठक बुलाई। हालांकि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले दो मुद्दों से पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। चौधरी ने कहा कि सरकार ने पराली जलाने संबंधित अध्यादेशों में किसानों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान को हटाने और बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधन को रोकने के लिए हमारी मांगों का निपटान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि भाजपा के अधिकृत गुंडे उनके सदस्यों पर तब से निशाना साध रहे और हमला कर रहे जब से पार्टी ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। पार्टी ने कहा कि अब उसकी विधायक आतिशी को निशाना बनाया गया है, जिनके दफ्तर के बाहर दो ऐसी संदिग्ध कारें खड़ी है जिन पर एमपी के स्टिकर लगे हुए थे। भाजपा की दिल्ली प्रदेश इकाई ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि नेता नगर निगमों को धनराशि जारी करने और पानी की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर दिल्ली सरकार की विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप विधायक राघव चड्ढा ने संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों और उनके अधिकारों के समर्थन में बात की है, तब से आम आदमी पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर निशाना साधा जा रहा है और पार्टी के सदस्यों को चुप कराने, धमकाने और डराने की कोशिश की गई है। चड्ढा ने आरोप लगाया कि कालकाजी क्षेत्र से हमारी विधायक आतिशी का जीवन भी खतरे में है। कुछ गुंडे उनके घर के बाहर खड़े थे। कल रात उनके घर के बाहर दो कारें खड़ी थी। इन कारों पर ऐसे स्टिकर लगे थे जो केवल उन वाहनों को जारी किए जाते जो संसद में प्रवेश कर सकती है। इसका मतलब है कि भाजपा के अधिकृत गुंडे आपके सदस्यों को निशाना बना रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई पर बिजली के मुद्दे पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं ने अपना राजनीतिक हित साधने के लिए किसानों को भड़काया और सभी स्टेशनों पर धरने दिलवाए। अगर प्रदेश भाजपा के नेता किसानों को लेकर इतने ही चिंतित है तो वे अपने केंद्र के नेताओं को सलाह दे के वे दिल्ली में धरना दे रहे किसानों की मांगों को माने, जो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि सर्दी में एक महीने से धरना देने के कारण 40 किसान भाइयों की मौत दिल्ली में हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को ठंड के दिनों में रात्रि में खेतों की सिंचाई करने में तकलीफ होती है, इसलिए राजस्थान सरकार ने फैसला करके यह तय किया है कि किसानों को सिंचाई हेतु दिन में 3 फेज बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए बजट में घोषणा की गई कि 1 अप्रैल 2023 तक 3 चरणों में राज्य के सभी जिलों में 3 फेज बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने आधारभूत ढांचे को विकसित करने का काम भी शुरू किया। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार के समय पर किए गए हस्तक्षेप से अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। इससे अखिल भारतीय स्तर पर प्याज की औसत खुदरा कीमत इस साल 60% घटकर 40 रुपये प्रति किलो रह गई है। नंदन ने आगे कहा कि देश भर में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि केवल एक महीने प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 33.33% घटकर आज 40 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई, जो इस साल 30 नवंबर को 60 रुपये प्रति किलो थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी बृहस्पतिवार को प्याज का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति किलो से भी कम रहा, जबकि 31 दिसंबर 2019 को 100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार मुंबई में बृहस्पतिवार को औसत मूल्य 48 रुपये प्रति किलोग्राम रहा, जबकि एक साल पहले 93 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर था। वहीं कोलकाता में यह कीमत एक साल पहले 90 रुपये से घटकर 40 रुपये प्रति किलो रह गई है। नंदन ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्याज की औसत कीमत में 60% की गिरावट आई है।
सरकार द्वारा सितंबर के महीने से समय पर किए गए हस्तक्षेप की वजह संभव हुई। प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किए गए उपायों की एक श्रृंखला पर प्रकाश डालते हुए सचिव ने कहा कि सरकार को 14 सितंबर को प्याज के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं पर 23 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 3 हफ्ते के लिए स्टॉक की सीमा लागू की गई। इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा सरकार ने स्थानीय आपूर्ति में सुधार और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्याज के आयात की सुविधा प्रदान की। सचिव के अनुसार सरकार ने अफगानिस्तान और अन्य देशों से प्याज आयात करने के कदम भी उठाए। साथ ही सहकारी संस्था नाफेड के माध्यम से सीधे प्याज आयात करने के लिए भी कदम उठाए गए। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने अंबाला में महापौर पद के चुनाव में पार्टी की हार के लिए बृहस्पतिवार को वर्षांत की छुट्टियों को दोषी बताया और कहा कि छुट्टियों की वजह से भाजपा के प्रतिबद्ध मतदाता बाहर चले गए थे। दूसरी ओर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निकाय चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद परिणाम संतोषजनक रहा। ये पूछे जाने पर कि क्या भाजपा इन चुनाव में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, खट्टर ने कहा कि पार्टी ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद संतोषजनक प्रदर्शन किया है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका संकेत केंद्र के लिए नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शनों की ओर था। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में रविवार को महापौर पदों के लिए हुए चुनाव में भाजपा सिर्फ पंचकुला में ही जीतने में कामयाब हो पाई, जो प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा जजपा गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है। भाजपा को जहां पंचकुला में जीत मिली, वहीं कांग्रेस एवं हरियाणा जन चेतना पार्टी ने क्रमश सोनीपत एवं अंबाला में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कोविड महामारी के बीच विभिन्न तबकों के लिए अपनी सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया। भारत में कोविड-19 की रोकथाम के लिए वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए आज सरकार द्वारा गठित सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम बैठक है। इस बैठक में 3 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर विचार किया जाएगा। इस बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और फाइजर द्वारा कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी के लिए दायर आवेदन पर एक बार फिर सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा विचार किए जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित वैक्सीन कोविशील्ड बना रहा है, और प्रमुख फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनिका और भारत बायोटेक, जिसने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ भागीदारी की है, बुधवार को पैनल के समक्ष अपना प्रेजेंटेशन रखा था। वहीं फाइजर ने भी अपना डेटा पेश करने के लिए समय मांगा है। अगर विशेषज्ञ पैनल वैक्सीन इस्तेमाल की मंजूरी दे देता है, तब आवेदन को अंतिम मंजूरी के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के पास भेजा जाएगा। सरकार इसी महीने से टीकाकरण शुरू करना चाहती है। नए साल पर दिल्ली का पारा गिरते हुए 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। सफदरजंग में आज सुबह का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारत मौसम विभाग IMD के मुताबिक पिछले 15 दिनों का सबसे ठंडा नववर्ष का पहला दिन है। पूरी दिल्ली घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में आ चुकी है। इससे पहले 8 जनवरी 2006 को दिल्ली का तापमान न्यूनतम 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। पिछले साल भी जनवरी में सबसे कम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि सुबह 6 बजे सफदरजंग और पालम में बहुत घना कोहरा रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से दृश्यता 0 मीटर तक कम हो गई थी। श्रीवास्तव ने कहा कि कल से न्यूनतम तापमान में तीव्र वृद्धि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुरू हो जाएगी, जो 2 जनवरी से 6 जनवरी तक उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि 4 से 5 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के साए में आज पूरा देश नए साल 2021 का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य लोगों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नए वर्ष के आगमन पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी तथा उनके सुख समृद्ध और स्वस्थ जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि आप सभी को वर्ष 2021 की बधाई। यह साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। उम्मीद और कल्याण की भावना प्रबल हो। तो इस तरह से दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। बने रहिए न्यूज़ लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल पर। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।